नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कल रात में ईरान ने इसराइल को जो नुकसान पहुंचाया सुबह के औकात में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी गई हैं। आज सारा दिन वक्तन फ़वक्तन अगर लेटेस्ट अपडेट्स देखा जाए तो तेहरान के आसपास के इलाक़ों में इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं। जैसे कि अभी 5:30-6 बजे का एक ट्वीट जो मैं आपको दिखाऊं, जिसमें इजरायली फ़ोर्स के ऑफिशियल ने ये बताया है कि एयरफोर्स ने, यानी उनकी फ़ौज ने जो है वो मिलिट्री टारगेट को तेहरान में बना रही है और लगातार कई इलाक़ों पर हमले किए जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। अब इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि जो ईरान की फ़ौज है, फ़ौज का जो मेन मरकज़ है, हेडक्वार्टर है, उस इमारत को भी टारगेट किए जाने की ख़बरें सामने आई हैं। और अल अरबी ने इसको जो है दावा किया है, अल अरबी चैनल ने भी, अल जज़ीरा ने भी। तो अब उसका कितना नुकसान हुआ है बाद में आएगा। जबकि इजरायली मिलिट्री ने इस बात का भी दावा किया है कि आज गोलान पहाड़ियों के रास्ते से, दीगर रास्ते से इसराइल के अंदर 7 ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं, जिसको ईरान ने भेजे थे। ये भी इनका एक दावा है। उसके बाद ईरान का जो ताज़ा बयान सामने आया है, उसके ऑफिशियल खातून ने बताया है कि सारी की सारी चीज़ें, अभी भी जंग तो जारी है लेकिन टेबल पर बातें हो सकती हैं। और हमने जो है ईरान में मोसाद एलिमेंट्स को जो है पूरी तरह से डील करने की जो है कोशिश कर दी है और लगातार मोसाद के जासूसों को पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर मोसाद के जासूसों को गिरफ़्तार करने का दावा आज जो है ताज़ा इसमें हुआ है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग ख़बरों में मोसाद की गिरफ़्तारियों की ख़बरें भी आप लोग जान रहे हैं कि जो है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जासूसी का जो इल्ज़ाम लगाते हुए ईरान ने अपने शहरियों से खुसूसी अपील की है कि ईरान ने अपने अपील में कहा है कि होशियार रहें, आपकी गली में भी जासूस छुपा हो सकता है। इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के दौरान तेहरान में ज़मीनी सतह पर जासूसी की एक अलग जंग भी शुरू हो गई है। ईरान का दावा है कि इसराइल की मोसाद एजेंसी के जासूस मुल्क में दरअंदाज़ी कर रहे हैं। इन खदशात के दरमियान तेहरान में 28 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। बाहर से भी हमला हो रहा है, अंदरूनी सतह पर भी ईरान को उसकी जो है तफसीलात भी फराहम कर रही हैं, मालूमात भी दे रहे हैं, जासूसी भी कर रहे हैं और ड्रोन के ज़रिए से हमले भी कर रहे हैं। दारुल हुकूमत के अलावा अस्फ़हान में 60 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले जाने की बात आई है। सहनी हुकूमत के हक़ में मज़ामीन शेयर करने का इल्ज़ाम भी इस वक्त वहाँ के लोगों पर लग रहा है। नाज़रीन गिरामी, अगर टोटली हम लोग देखें कि 4-5 या 6 दिन में, 6ठे दिन में दाखिल हो रहा है ईरान और इसराइल का जंग में, इसमें किसका पलड़ा भारी है। पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि बाज़ लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि इस वक्त ईरान ने इसराइल पर जो हमला कर रहा है वो जो है गाज़ा पट्टी में होने वाले फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के जो है हक़ में है। ये तो हरगिज़ भी नहीं है। इसलिए गुज़श्ता 2 सालों से जिस तरह से जुल्म सितम के चक्की में गाज़ा पट्टी के मुसलमान पिस रहे हैं और जो तबाही और बर्बादी हुई है, इस दरमियान में कभी भी ईरान ने कोशिश नहीं की। ईरान ने दरमियान में जो कोशिश हुई थी वो हिज़्बुल्लाह को और नसरुल्लाह को, उनके जो कायदीन को लीबिया में और शाम में जो टारगेट किया जा रहा था, उसके बदले में कुछ जो है वो मिसाइलों की हेरा फेरी हुई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त ईरान का और इसराइल के दरमियान में जो जंग है, इसमें असल वजह क्या है? असल वजह पावर है। मशरिक़ी उस्ता की जो ज़मीन है, अरबों की जो ज़मीन है जिस पर मुस्लिम ममालिक कायम हैं, वो ज़मीन हर एक की ज़मीन सोने की चिड़िया है, या फिर यूँ समझे कि जो है सोना उगलने वाली ज़मीन है। इस पर अमेरिका भी हुकूमत करना चाहता है, इस पर ईरान भी हुकूमत करना चाहता है और इस पर जो है बाकायदा इसराइल तो पहले से ही चाहता है ग्रेटर इसराइल बना करके उस पर कब्ज़ा करे।
ऐसी सूरत हाल में इसको सिर्फ जंग के उन्वान पर भी अगर देखेंगे तो दरअसल ये कुर्सी और इख्तिदार का नशा या फिर प्रॉफिट फराहम करने वाली ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए जंग है जो हमेशा से हुई है। अमेरिका ने जितने भी अरब ममालिक को या इससे पहले भी दीगर गैर मुस्लिम ममालिक पर भी तो हमला किया है अमेरिका ने, चाहे जापान हो या दीगर सोमालिया हो या बहुत सारे ममालिक, एक जो है दूसरे जंग अजीम के बाद तो लगभग 40 ममालिक पर हमला किया है। 40 ममालिक को तबाह ताराज किया है अमेरिका ने। तादाद इधर उधर हो सकती हैं, अगर उस पर अगर होमवर्क करने के लिए बैठ जाएं तो सारी तफसीलात भी आ जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब मशरिक़ वस्ता में अगर आप किसी भी मुस्लिम मुल्क को या अरब मुल्क को देखेंगे तो यहाँ पर बशमूल तुर्की के, जबकि तुर्की अपने आप को मशरिक़ वस्ता में नहीं मानता, वो यूरोपीय यूनियन में मानता है, जोग्राफियाई एतबार से भी उन्हीं के इसमें आता है, सिवाय पाकिस्तान के किसी के पास, या पाकिस्तान तो एशियन ममालिक में आएगा, मशरिक़ वस्ता में उसका शुमार नहीं होता, न्यूक्लियर पावर नहीं है किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास। 2 मुस्लिम ममालिक के पास होगा और वो है आपका एक पाकिस्तान, दूसरा ईरान। ईरान ने अपने तक अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, वो यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में बोलता है, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाया है इसका अभी तक उसने दावा नहीं किया, जबकि वो बना चुका है कह करके जो है इसराइल उस पर हमला हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान का बम बनाने से इसराइल को क्या तकलीफ होगी, जबकि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका और इसराइल की ताकत के सामने, दिफाई निज़ाम के सामने, उनके पास जो हथियारात हैं, उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनके पास जो जंगी तैयारे हैं, उनके पास जो बहरी बेड़े हैं, उनके पास जो सिपाहियों की तादाद है, फौजियों की तादाद है, इसके मुकाबले में ईरान जितना भी वो दावा करे लेकिन है तो कम। तो यही वजह है कि अगर बम बनाने में तैयार हो जाता है ईरान, तो इसराइल और अमेरिका जो दोनों ये सोच रहे हैं कि वो मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके अरब ममालिक की ज़मीन से जितना हो सके ज़खायर का फ़ायदा उठाएं, जो आमतौर पर हो रहा है, डराना और फिर डील कराना। अभी हाल ही के ट्रंप के सऊदी दौरे के दौरान भी मैंने आपका तज़किरा किया था कि किस तरह से डील होते हैं, किस तरह कतर ने जो है सारा का सारा उठा करके उसके इसमें दे दिया, कितने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अरब ममालिक जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि इसराइल किसी भी सूरत में मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने के लिए ईरान को इजाज़त नहीं दे सकता। इसकी वजह से कहते कहते पहले तो धमकी दे रहा था, अभी 2 दिन 3 दिन में हमला हो सकता है कहते हुए पहले ही दिन उस पर हमला करके और फिर उसके बाद खुद को मजलूम बना करके यूरोपीय यूनियन के सामने पेश कर दिया। तो जवाबन शायद पहले की तरह यहां पर भी ईरान अमेरिका को मेज पर बुला करके शायद मुज़ाकरात करके होते, लेकिन इस वक्त उसके लिए करो और मरो का मामला आ चुका है, जिसके चलते एक बात मैं यहां चलते चलते बताऊं आपको, मुमकिन है कि आखिरी वक्त में ईरान जो है इसराइल के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर दे, क्योंकि रशिया ने आज दावा किया है कि हम लोग सिर्फ ही मिलीमीटर दूर हैं न्यूक्लियर बम धमाके या न्यूक्लियर जंग के दहाने पर, सिर्फ मिलीमीटर दूरी पर है। और रशिया का ये बयान इस वक्त ऐसे वक्त में सामने आना और रशिया की जानिब से आना इसलिए कि ईरान 2 ममालिक के सबसे करीबी माना जाता है और वो है या तो चाइना या तो जो है रशिया, और चाइना से भी करीब जो है वो रशिया से माना जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में, और आप जानते होंगे कि दरमियान में जब मिसाइल के हमले हो रहे थे तो उस वक्त जो है रशिया ने अपना डिफेंस सिस्टम ईरान को दिया था और वो पूरी की पूरी तस्वीरें छाई हुई थी पूरे मीडिया। तो इस वजह से रशिया का ये बयान जब अचानक आज सामने आया है, आप अंग्रेजी अखबारात में देख सकते हैं, रशिया ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो है अब न्यूक्लियर जंग के लिए सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर हम दूरी पर हैं।
तो इसलिए भी जो है इस जंग को अलग ही अहमियत का और बहुत ख़तरनाक हद दर्जे तक पहुंचने की बात कही जा रही है। आज रात में ईरान पर जो हमले हुए हैं और लगातार जो आज हमले हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत पर और बहुत सारे जो है फौजी एयरबेस और न्यूक्लियर के आसपास के इलाकों में जो हमला करने के दावे आज इसराइल के, उसके बदले में ये भी बात सामने आई कि आज की रात इसराइल पर बहुत बड़े धमाके किए जा सकते हैं ईरान की जानिब से। जिस तरह का हाइपरसोनिक अल-फतह का इस्तेमाल किया गया, आज मुमकिन है कि उससे भी ख़तरनाक मिसाइल दागे जाएं, क्योंकि आज ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है तेहरान में और बिलखुसूस वेस्ट तेहरान में, जहां पर माना जाता है कि वहां पर फौजी बेसिस और न्यूक्लियर की कुछ जो है जगह वहां पर खुफिया तौर पर रखी गई थी। ये दावे हैं। और अब तक की अगर हम लोग देखें कि इसराइल और ईरान की जंग जो हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नुकसान जानी एतबार से वो जो है ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर जंगी एतबार से अगर अहम तरीन कमांडर्स को, साइंसदानों को मारा जाता है तो यूं समझिए कि किसी मुल्क के दिफाई सिस्टम की कमर टूट रही है। इसराइल अपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में ईरानी फौज के आला अफसरान को मुसलसल कत्ल कर रहा है। कल भी एक जनरल को उसने मारा है, पार्किंग लॉट में उसकी कार में जो है ये मोसाद के लोगों ने उनको मारा है। 13 जून को इसराइल ने ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनेई के बाद दूसरे ताकतवर तरीन अफसर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को कत्ल कर दिया था। उसके साथ पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी भी मारे गए। इसराइल ने खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, जो अभी 2 दिन पहले इनको मारा गया, बल्कि कल ही, IRGC की एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा को निशाना बनाया गया। ईरान ने मेजर जनरल राशिद की जगह मेजर जनरल अली शादमानी को तैनात किया गया था। 4 दिन बाद 17 जून को इसराइल ने उन्हें भी कत्ल कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि मोसाद की क्या ताकत और अंदरूनी किस कदर भयानक ताकत है इसकी। नया जो जनरल बनाया गया है, बनाए जाने के बाद न जाने कितनी सिक्योरिटी उनके बारे में आसपास में लगाई गई होंगी कि वो कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, पता ना चले, उसका भी पता मिल जाता है ईरान, इसराइल को। तो ईरान के पहली सफ में जो लोग हैं उसमें कितने मुनाफिक और कितने जासूस हैं, सिर्फ इसी खबर से आप अंदाजा लगा सकते। सबसे बड़ी नाकामी तो ईरान को यहां पर हो रही है। इसराइली हमले में कई दीगर फौजी अफसरान भी मारे गए। लगातार उसके नाम वगैरह जो है फौजी, इसराइली फौजी मीडिया शाये कर रहा है अपने मीडिया में। इसराइल को नुकसान कम हुआ है, इमारतें तबाह हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई हैं और डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मुकाबला देखा जाए, ईरान के चंद मिसाइल इसराइली शहरों आबादी पर गिरने के काबिल बने, ये इसका दावा है। लेकिन ईरान का दावा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हम भी देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन कम से कम 10 एटमी साइंसदानों को जो हलाक किया गया ईरान की जौहरी मराकिज पर, जैसे नताज पर और फोर्दो, जो आज फोर्दो पर जो हमला हुआ है, और फोर्दो ये वो इलाका है जिसके आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर के अहम तरीन मराकिज मौजूद हैं ईरान के। और कल रात से इसको निशाना बनाया जा रहा है और आज भी निशाना बनाया गया। और तेहरान में आज बहुत बड़ी तबाही हुई, बल्कि आज के हमले में 200 से ज़ायद लोगों के हलाक होने की खबरें हैं। दूसरी जानिब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उनमें से बहुत सारे जो है मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने रोका, उसके बाद डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और सारी चीज़ें हमने रोज़ाना आपको दिखाया। तिल अबीब में अमरीकी सिफारतखाने की इमारत को, हाइफा में जो है मुख्तलिफ इमारतों को, हाइफा के जो बंदरगाह को, मोसाद के दफ्तर को, आर्मी इंटेलिजेंस के दफ्तर को नुकसान यहाँ हुआ है। लेकिन मुकाबला किया जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान को हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका भी इस पर कूद जाएगा तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो फिर आखिरी ऑप्शन जो बचेगा वो ऑप्शन है
अगर ईरान ने एटॉमिक हथियार तैयार कर लिया है जिससे डर करके इसराइल ने उस पर हमला किया है, और रशिया आज की डेट में जब जंग जारी है तो इस बात का बात बताता है कि हम सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर दूर हैं एटॉमिक जंग से, तो मतलब ये है कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरान इसराइल पर एटॉमिक हमला कर सकता है। या अगर अमेरिका ने पूरे जोर के साथ हमला करने की कोशिश की और अरब ममालिक ने अपने तौर पर अगर उनके फौजी अड्डे वगैरह इस्तेमाल करने के लिए दे दिए, तो ईरान बाबुल मुंदब को तबाह बर्बाद करके जहां से मशरिक़ उस्ता के सारे ऑयल गैस, जैसे मैंने आज सुबह उसकी सारी तफसीलात आपको सुनाई है, वो रास्ता बंद करके मशरिक़ उस्ता के लिए भी मुसीबत पैदा कर सकता है, अरब ममालिक के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। उसके पास एक अकेला हथियार है जो अरब ममालिक को पूरी तरह से रोक सके, क्योंकि अगर ये बाबुल मुंदब रोक गया, और ये बाबुल मुंदब के सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि हदीस भी है कि एक वक्त आएगा कि बहरे अरब के पास का एक रास्ता बंद हो जाएगा और उनके ममालिक एक दूसरे को अपनी कोई चीज़ भेज नहीं सकेंगे। आज सुबह मैंने वीडियो के हवाले से जिस इलाके के बारे में आप लोगों के सामने समझाया वही बाबुल मुंदब है। उस वक्त मेरी ज़बान पर नाम नहीं आ रहा था और इसका तस्करा भी है हदीस में। तो ये वो सूरत हाल है जो भयानक अंदाज में इन तमाम चीज़ों को देख कर के ही क्या स्ट्रेटजी ईरान ने बनाई है, और अमेरिका क्या वाकई में हमला करना चाहता है या डराना चाहता है, या फिर ये कि जो है इसराइल के बढ़ते हुए असर रसूख को घुटनों पर लाने के लिए कहीं ऐसा तो न हो कि भड़का भड़का कर कि इसराइल को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद ईरान के हाथों करवाना चाहता है अमेरिका। इसलिए कि अमेरिका के हथियार जो सबसे ज्यादा खरीद रहा है गाजा पट्टी में, और बल्कि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप के बैठते ही कई लाखों करोड़ों डॉलर्स के जो हथियार खरीदे गए ईरान पर हमला करने के लिए, अमेरिका से तो खरीदे थे। तो इन दोनों को भड़का भड़का करके या साथ देने की बात करते हुए, क्योंकि आज फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने और भी दीगर ममालिक ने कल G7 में ये बात तो बोलती कि हम जो हिमायत करेंगे, लेकिन आज उन्हीं का बयान सामने आया है कि अगर मुज़ाकरात होकर के यहाँ पर अमन की बात की जाए तो बेहतर होगा। कुछ ममालिक चाहते भी नहीं है, लेकिन ये जो जंगी जुनून के हामिल दो ममालिक हैं इसराइल और अमेरिका, वो ईरान के रास्ते यूरोपीय यूनियन को भी डरा रहे हैं और इधर मशरिक़ वस्ता को भी डरा रहे हैं। तो ये जंग जो है किसी मजलूम के खिलाफ या मजलूम पर गाजा पट्टी पर जुल्म हुआ इसकी वजह से, इन तमाम चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि असल मामला ये है कि अरब कंट्रीज़ में मौजूद कुदरती ज़खायर पर कौन कब्ज़ा करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा। और इस भाग दौड़ में या इस दौड़ के मुकाबले में अगर कोई ममालिक शामिल हैं तो वो जो है ईरान, अमेरिका और इसराइल। इसकी थ्योरी अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो ये और भी आगे बढ़ जाएगी, और कुछ और आगे बढ़ूं तो फिर आप बोलेंगे कि इस वक्त आपने सुन्नी शिया का मसला लेकर के बैठ गए। इस वजह से इस वक्त ये मौजू ठीक नहीं है। अगर उस मौजू को आपको समझाना होगा तो फिर मुझे पुराने कुछ सालों पहले इराक की जंग से शुरुआत करनी होगी या उससे पहले भी। इसलिए फ़िलहाल उस मौजू को रखते हुए अगर सिर्फ यहाँ पर इस वक्त के हालात के सिलसिले में ईरान को किसी भी सूरत में जो है इस वक्त जो है उसके हमले, वो चाहे गाज़ा के पट्टी के मजलूम मुसलमानों के बदले कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हें कई मासूम मुसलमान भाइयों को कत्ल कर दिया, उसको तो तहस नहस करना ही है, कोई भी करे खुश होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जिसने अपने हमारे भाइयों को पूरी तरह कत्लेआम कर दिया उसको कोई जवाब दे रहा है, तो फिर यहाँ अरब ममालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करे ईरान का, या कम से कम खामोश रहे, अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने न दे ईरान के ख़िलाफ़। ये कहते हुए लोगों के अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ कल रात से अब तक जो हमले हुए उसको मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने सारी रखा। इस वक्त तेहरान में हमले लगातार जारी हैं। इसमें अभी तक क्या नुकसान हुआ है ये पूरी तरह तफसीलात नहीं आई है। अलबत्ता इसराइली रेडियो और वहाँ की फ़ौजी तर्जुमान की बातें मानेंगे तो तेहरान के आसपास के इलाके में, तहतस और फ़ोदो के आसपास के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमले हुए हैं।
ये इस वक्त की कुछ तफसीलात ईरान के हवाले से हमारे सामने आए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी एक और बात भी कहूँ कि जो है अचानक आसिम मुनीर को आज पाकिस्तानी आर्मी की जो चीफ हैं, भारत जिनको दहशतगर्द मानता है, भारत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ये बोलता है और भारत के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए बहुत बदनाम है, भारतीय मीडिया में, पाकिस्तान में वो हीरो हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि जंगबंदी हो चुकी है और पीएम मोदी इस वक्त G7 समिट में शरीक होकर के दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र बांध रहे हैं और यहाँ का मीडिया एक के बाद उनकी वीडियो दिखा दिखा करके पूरी तरह से जो है तारीफ़ के पुल बांध रहा है, तो ज़ोहराने में ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुला लिया है। इस बात के परे कि इस वक्त आसिम मुनीर को वहाँ पर क्यों बुलाया गया, भारत को और पाकिस्तान के हालिया जंग के बाद होने वाली जंगबंदी और उस पर ट्रंप के किरदार को और उसके दोहरे रवैये को साइड में रखते हुए कभी और उस पर तबसरा करते हैं। ऐसे मौके पर जब G7 समिट को छोड़ करके ईरान को धमकी दे करके आसिम मुनीर को ज़ोहराना अगर पेश कर रहा है तो वजह क्या है, ये असल सवाल पैदा होता है। वजह उसकी ये है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, कि मुस्लिम ममालिक में दो ही ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर है, उसमें से एक है पाकिस्तान और इसराइल के टारगेट में है ईरान भी और पाकिस्तान भी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में शायद अंदरूनी सतह पर अमेरिका पाकिस्तान को यह कहने के लिए बुलाया है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, तुम कोई शरारत ना करो। मुमकिन है कि ये बड़ी मोहब्बत से समझाने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया हो या फिर खाना खिला करके धमकी दी जा रही हो, दोनों हो सकता है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।